हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अभिव्यक्ति है इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। दिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं अपने गांव से क्लास ले रहा हूं। 3 से 4 दिन आपकी क्लास ऐसे ही चलेगी। सबसे पहले आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वह बिजनेस लाइन में दिया गया आर्टिकल है, ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग रूरल इकोनॉमिक क्लस्टर। मेरे प्यारे बच्चों, भारत के गांव तभी आत्मनिर्भर बनेंगे जब खेती, कौशल प्रसंस्करण, बाजार और रोजगार को जोड़कर गांव को संगठित आर्थिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका रेफरेंस जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एसे और प्रीलिम्स सबके साथ जुड़ेगा। इसके पश्चात हम यह देखेंगे द हिंदू के टॉपिक से विज्ञान का वित्त पोषण, कि भारत को विज्ञान महाशक्ति बनाना है तो सवाल यह है रिसर्च के लिए अस्थायी सार्वजनिक निवेश होगा या तथा कथित गैर जरूरी उद्योगों पर टैक्स लगाकर अस्थायी फंड जुटाया जाएगा। यानी विज्ञान में फंड कैसे आए जिससे आरएनडी हो और हम आरएनडी आधारित इकोनॉमी बने। इस विषय पर हम जीएस पेपर 2, 3, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही फिर हमारा जो एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आज कैग की रिपोर्ट है ये, ग्रीन इंडिया मिशन के ऊपर, पेड़ बनाम जंगल। मेरे प्यारे बच्चों, केवल पेड़ों की संख्या बढ़ा देना जंगल बचाना नहीं है, कहीं वृक्षारोपण के आंकड़ों में हम पूरा जीवन तो पारिस्थितिक तंत्र तो नहीं खो रहे हैं। इस विषय पर एक चर्चा करेंगे जीएस पेपर 3, 2, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से। इसके पश्चात हम चलेंगे झारखंड राज्य परीक्षाएं और छात्र आंदोलन को समझेंगे। यानी जब परीक्षा व्यवस्था से भरोसा उठता है, छात्र सड़कों पर उतरते हैं और सरकार परीक्षा रद्द करती है, तब सवाल परीक्षा का नहीं पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही का होता है। यही विषय हम यहां डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2, 4, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से। इसके पश्चात हम चलेंगे, देखेंगे नासा का मून बेस प्रोग्राम और भारत इसमें शामिल होता है तो क्या होगा उसको फायदा, जीएस पेपर 3, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से। तो चलिए यहां से अपनी जर्नी को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं आपको एक एक चीज। तो पहला टॉपिक, ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर बनाना। अब जरा ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर बनाना, क्यों बनाना, आप इसके बारे में स्वतः स्वयं सोचें कि क्यों हमें बनाने की जरूरत है। और यहां आप देखेंगे साफ साफ लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है विस्तार से जरा देखिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में। उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने सप्तधारा का जिक्र किया कि नहीं, और कहा कि नहीं कि अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो 2047 तक इन 7 धाराओं पर काम करना पड़ेगा। और इन 7 धाराओं में से एक धारा, अगर आपको याद हो तो उस धारा का नाम है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। तो 7 धाराओं में से एक धारा जिसकी आज हम विस्तार के साथ यहां पर चर्चा करेंगे और इसके साथ जुड़े जितने भी आर्थिक सिद्धांत हो सकते हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। गहरी चर्चा होगी इस विषय पर। आइए जरा शुरुआत यहीं से करते हैं। लेकिन आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर क्यों हम पढ़ें भाई? इसलिए क्योंकि फ्यूचर में ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है कि भारत के ग्रामीण विकास की समस्या योजनाओं की अनुपस्थिति से अधिक उनके समन्वय की हो गई। ठीक है, इस संदर्भ में चर्चा करें कि ग्रामीण आय बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर कैसे सहकारी समितियों, एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वित्त, कौशल और बुनियादी ढांचे को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर समन्वय की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और मैंने यही सोच करके यह प्रश्न बनाया है जिसका आंसर दे पाने में आप पूर्णतया सक्षम हो जाएंगे मेरे इस डिस्कशन के बाद। सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी मैंने प्रारंभ में ही बताया। भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार, इस यूनिट के साथ सप्तधारा का संबंध है। कृषि जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रूरल इकोनॉमी पर हम बातचीत कर रहे हैं। और सरकारी नीतियां, चूंकि सप्तधारा एक प्रकार से गवर्नमेंट का विजन है, सरकारी नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यह यूनिट भी यहां रखी है। ऐसे बताने की जरूरत नहीं, भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछता रहा है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में भारत में खाद्य प्रसंस्करण, तो देख सकते हैं सीधा इस यूनिट के साथ भी एक गहरा संबंध बन रहा है।
और 2015 के क्वेश्चन देखिए तो आपको यह विश्वास जगेगा कि अगर हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को, तो संभवतः आप जब 2027 में मेंस लिखेंगे तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अलग रोजगार और आय का प्रबंध करने में देखिए पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्र की प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय बताइए। अब आप बताइए क्या कह रहा है कि पशुधन पालन यानी लाइव स्टॉक रियरिंग, जीएस पेपर 3 सीधा आपका सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चे। ये आप यहां से देखिए, पशुपालन की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, सीधा यही उठा करके यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया है। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको पीछे ले गया। तो पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है, तो ऐसे में सप्तधारा में यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाह रहे हैं। तो यहां यही आपसे पूछ रहा है कि भैया ठीक है संभाव्यता है, लेकिन क्वेश्चन की मेन डिमांड है कि उपाय बताइए कैसे हम इस संभावना को वास्तविकता में बदल सके। तो क्या उपाय आज का टॉपिक है कि नहीं, ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर, क्या ये टॉपिक है कि नहीं ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर? आप मुझे आप कहेंगे हाँ सर है, बस मजा आ गया। 2017 का निबंध, फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। यानी भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है। तो भाई अब सक्षम स्रोत बनाया कैसे जाए? तो बनाया जाएगा इस मॉडल से जिसका नाम है ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर। क्या है? ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। पूरे गांव को एक बार आप आंखें बंद कीजिएगा और गांव को, चूंकि मैं इसमें अपने गांव में ही हूं, जरा महसूस करिए। किसान हमारे गांव में हर जगह के हमारे किसान बंधु मौजूद हैं कि नहीं? है कि नहीं भाई? आप सब भी किसी न किसी किसान परिवार से किसान। अब गाय है, बताने की जरूरत नहीं, किसान के गाय है, भैंस है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद किसान के साथ किसान है, गाय है, भैंस है, पशु चिकित्सक भी है, ठीक है ना। मैं थोड़ा, पशु चिकित्सक भी हैं, सरकार भी है, सरकार मतलब सरकार चारे और नस्ल सुधार की योजना भी चला रही है, बैंक भी है यानी बैंक ऋण भी दे रहा है, और दूध को खरीदने वाली सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है जैसे अमूल वगैरह। फिर भी किसान की इनकम यानी आय क्यों नहीं बढ़ रही है? यही इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, यही इस पूरे लेख का केंद्रीय प्रश्न है। तो फिर यहां कहा गया कि भैया देखो समस्या जो है वो समस्या यह नहीं कि हमारे पास योजनाएं नहीं है, प्लान नहीं है। समस्या यह है कि योजनाएं, संस्थाएं और सुविधाएं आपस में जुड़ी नहीं है। यानी वही जो मैं आपको IQIP कराता हूं, ये IQIP यहां नहीं है। यानी योजना अगर बने तो जो संस्थाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं वो, और प्लस सुविधाएं कि भाई यह योजना सब तक पहुंचे, ये आपस में जुड़ी नहीं है। जिस दिन ये जुड़ जाएंगे उस दिन ग्रामीण भारत की इकोनॉमी सुधर जाएगी। इसीलिए इस लेख की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति जो मुझे पसंद में आई, जो आगे विस्तार से दिया भी गया है, कि एक कार्यक्रम किसी गतिविधि को सहायता दे सकता है, लेकिन अगर हम ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर, ये जो आपके सामने टाइटल है, इसको डेवलप कर दें तो यह ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर उस पूरी गतिविधि के चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी करता है। यानी कोई योजना है तो वह गतिविधि चलाती है, जबकि क्लस्टर यानी समूह इकोनॉमी बनाता है, अर्थव्यवस्था बनाता है। यहां तक की चीज समझ में आपको आ गई होगी। अब आया वही कि भाई क्यों चर्चा में है, मैं क्यों आपको यह ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर पढ़ा रहा हूं। तो सिंपल है, प्रधानमंत्री ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्तधारा विचार प्रस्तुत किया, और 7 धाराओं में से पहली थी विनिर्माण की शक्ति, दूसरी है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, तीसरी है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, चौथी है गति शक्ति, पांचवी है रक्षा शक्ति, छठी है हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था, और सातवीं है सॉफ्ट पावर। तो अब आज हम इसी दूसरे पर पढ़ रहे हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है, तो प्रश्न में पूछना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण को गांव की वास्तविक अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंचाया जाए। यानी ये मोदी जी का जो विजन है सप्तधारा का, अब इसको हम रियलिटी में कैसे लेके जाएं, ये मुद्दा यहां पर बनता है। यानी कहने का मतलब केवल दिल्ली में नीति बना देने से गांव विकसित हो जाएगा क्या? आप कहेंगे नहीं सर, केवल
दिल्ली में नीति बना देने से गांव विकसित नहीं होगा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण को स्थानीय संसाधनों, स्थानीय संस्थाओं और स्थानीय आर्थिक अवसरों से जोड़ना होगा। यहीं से जब हम ऐसा करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर यानी बॉटम अप, क्या बॉटम अप डेवलपमेंट हमारे सामने दिखेगा। बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर विकास का विचार सामने आएगा। इसका मतलब होता है कि भैया बॉटम अप का मतलब कि हर जिला, हर क्षेत्र की अपनी आर्थिक क्षमता पहचानिए। कहीं दुग्ध उत्पादन की संभावना है, कहीं मत्स्य पालन की संभावना है, कहीं बागवानी की संभावना है, कहीं हस्तशिल्प की संभावना है, कहीं मसाले या खाद्य प्रसंस्करण की संभावना है। और इन्हीं संभावनाओं के आधार पर और उन संभावनाओं को दोहन करने के लिए जो स्थानीय क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम, पूरा आर्थिक तंत्र विकसित कीजिए। इसलिए यह जो आर्टिकल लिखा गया है यह सप्तधारा को गांव तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर बनाने की बात करता है। अब मैं ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर आपको समझाता हूं कि भाई ये क्लस्टर क्या होता है। सबसे पहले तो क्लस्टर समझते हैं, इससे हम कहते हैं समूह। तो क्लस्टर क्या है? क्लस्टर का अर्थ केवल एक स्थान पर बहुत सारे उत्पादकों का होना नहीं है, यानी केवल एक स्थान पर ढेर सारे उत्पादक हो ऐसा नहीं है। तो क्या है? यदि किसी क्षेत्र में 500, एक के बजाय 500 किसान दूध पैदा कर रहे हैं तो इसे केवल उत्पादन का समूह, प्रोडक्शन क्लस्टर कहा जा सकता है। लेकिन यदि इन्हीं किसानों के साथ उनके पशुओं के नस्ल के सुधार की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाए, उनके पशुओं को गुणवत्तापूर्ण चारा भी उपलब्ध करा दिया जाए, पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध करा दी जाए, बैंक ऋण और बीमा इनको यहीं स्थानीय रूप से मिलने लग जाए, दूध एकत्र करने की व्यवस्था हो जाए, शीतलीकरण केंद्र हो जाए, दूध की जांच और प्रसंस्करण की व्यवस्था कर दी जाए, पैकेजिंग और ब्रांडिंग स्थानीय हो जाए, इसके साथ साथ परिवहन और डिजिटल बाजार से संपर्क हो, तब वह केवल उत्पादन का समूह नहीं रहता, वह एक ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर, रूरल इकोनॉमिक क्लस्टर बन जाता है। एक वाक्य में हम कहें क्लस्टर का अर्थ साथ साथ मौजूद होना नहीं बल्कि एक दूसरे से आर्थिक रूप से जुड़कर काम करना। क्लस्टर किसी एक भवन या औद्योगिक क्षेत्र का नाम भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह आसपास के कई गांवों, कस्बों, संस्थाओं और उद्यमों का आपस में जुड़ा हुआ आर्थिक नेटवर्क हो सकता है। अब यहां पर आई होप आप आर्थिक क्लस्टर को बहुत अच्छे से समझ गए। अब यही विषय यहां पर विस्तार से डिस्कस किया गया है, आप देख सकते हैं, फ्रॉम रूरल स्कीम्स टू रूरल इकोनॉमिक इकोसिस्टम। ठीक है, यही सारी बात यहां पर लिखी हुई जिसको आपको पढ़ना है। भारत में पहले से ही ग्रामीण आर्थिक जीवन के लगभग हर अहम पहलू को कवर करने वाले प्रोग्राम मौजूद हैं। यानी खेती के लिए भी प्रोग्राम है, डेयरी के लिए भी है, मछली पालन के लिए भी, बागवानी के लिए भी, किसान उत्पादक संगठनों के लिए भी है, स्वयं सहायता समूहों के लिए भी, सहकारी समितियों के लिए भी, एमएसएमई के लिए भी, ग्रामीण क्रेडिट के लिए भी, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, डिजिटल मार्केट के लिए भी। तो यहां यही कहा गया कि भैया समस्या अभी क्या योजनाओं की कमी नहीं बल्कि योजनाओं के बीच तालमेल की कमी, और इसी तालमेल की कमी को रूरल इकोनॉमिक क्लस्टर के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो यही महत्वपूर्ण विषय यहां पर डिस्कस किया गया। ठीक है, यानी वर्तमान व्यवस्था की वास्तविक समस्या क्या है कि हमारे पास सभी प्रकार की स्कीम है, लेकिन ये स्कीम प्रायः अलग अलग विभागों और संस्थाओं द्वारा संचालित होती है। तो इसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेड सिस्टम के द्वारा चलाई जाने वाली माफी चाहूंगा, इसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेड सिस्टम के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे, जरा देखिएगा। अब मान लीजिए एक दुग्ध उत्पादक साहब हैं, ठीक है, जो दूध का उत्पादन करते हैं, दुग्ध उत्पादक। अब इनको पशु चिकित्सक किसी दूसरे विभाग से मिलता है, चारा किसी दूसरी संस्था से मिलता है, दूध की खरीद सहकारी संस्था करती है, ऋण बैंक देता है, बीमा किसी अन्य एजेंसी से मिलता है, प्रसंस्करण मशीन पर सरकार अलग योजना से सब्सिडी देती है।
यानी हर संस्था अपना काम कर रही, लेकिन कोई भी संस्था पूरी मूल्य श्रृंखला की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इस स्थिति को अर्थशास्त्र में समन्वय विफलता कहते हैं, कोऑर्डिनेशन फेल्योर कहते हैं। अर्थात प्रत्येक इकाई अपने स्तर पर सफल दिखाई दे सकती है, लेकिन पूरा आर्थिक तंत्र सामूहिक रूप से असफल हो सकता है। इसे हम सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि योजनाएं सफल हो सकती हैं, लेकिन उद्यम फिर भी असफल हो सकता है। तो बस इसी चीज को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि हम रूरल इकोनॉमिक क्लस्टर बनाएं। और रूरल इकोनॉमिक क्लस्टर क्या है, मैंने आपको बताया कि ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर किसी खास आर्थिक अवसर के आसपास बने उत्पादकों, उत्पादक संगठनों, उद्यमों, बुनियादी ढांचे, वित्तीय संस्थानों, टेक्नोलॉजी देने वालों और बाजारों का एक भौगोलिक रूप से केंद्रित इकोसिस्टम होता है। यहां पर सब कुछ होता है जो मैंने आपको विस्तार से बताया। ठीक है, अब इसको मैं जो सामान्य ढंग से इसको बता रहा हूं, बस आपको इतना याद रखना है, ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर कैसे बनाया जाएगा। बस आंख बंद करिए, केवल मेरा ये लेक्चर सुनते चलिए। ठीक है, यहां जो लिखा हुआ इसी को मैं थोड़ा सरल शब्दों में बता रहा हूं। आपको केवल एक चार्ट यहां पर अगर आप चाहें तो बना लें। ये देखिए, पूरा ये जो यहां से यहां तक का पूरा डेवलपमेंट है, ये कुल 8 चरण आपको ध्यान में रखने, 8 स्टेज। बस ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर कैसे बनाया जाएगा। तो चरण 1 में क्या किया जाएगा, ऑब्वियस है। चरण 1 अगर हम आए, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ चरण 1 में स्टेज 1, बस इसको याद, इतना याद रखना। और ये डायरेक्ट तो अगर आता है ठीक है, अगर नहीं भी आता तो भी इसको ग्रामीण विकास का आधार मानते हुए निबंध वगैरह अगर आप लिख रहे हैं तो इन 8 चरणों का आप सुझाव दे दीजिएगा अपनी तरफ से। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो भी इसको आपको किसी न किसी प्रश्न में यूज करना है। तो 8 चरण में पहला क्या है, स्थानीय आर्थिक क्षमता की पहचान, यानी जो चाइना कर रहा है यार, मैंने कई बार आपको बताया। यानी सबसे पहले यह पता लगाया जाएगा कि उस जिले या क्षेत्र की वास्तविक शक्ति क्या है। वहां दूध की संभावना है, मत्स्य पालन की संभावना है, या दूध एवं मत्स्य पालन दोनों की है। तो दूध है, मत्स्य पालन है, फल सब्जी है, मसाला है, हथकरघा है, वन उत्पाद है, पर्यटन है, या कोई अन्य स्थानीय गतिविधि। यानी स्थानीय आर्थिक क्षमता की पहचान। हर जिले पर एक जैसा मॉडल नहीं थोपा जा सकता। ये हो गया चरण 1। ये तो बहुत बढ़िया, इसी को बोलते हैं कस्टमाइज प्लान। यही तो मैं आप लोगों को यूपीएससी में मेंटरशिप या स्टेट पीसीएस की मेंटरशिप के लिए देता हूं ना, कस्टमाइज प्लान। अब वही सारी चीजें देख रहे हो आप, पॉलिसी के अंदर भी आ रही, कस्टमाइज प्लान आपको करना पड़ेगा। हर जिले पर एक जैसा मॉडल नहीं थोप सकते, तो ऐसे हर एक बच्चे पर क्या पढ़ाई का, कोचिंग का एक जैसा मॉडल थोप सकते हैं? नहीं। अब आता है स्टेज 2 यानी चरण 2, छोटे उत्पादकों का संगठन होना चाहिए। छोटे उत्पादकों का संगठन, यानी एक छोटा किसान अकेले बाजार से सौदा करता है तो उसकी सौदेबाजी की शक्ति बहुत कम होती है, आप सबको पता है। इसलिए उत्पादकों को सहकारी संस्थाओं, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के द्वारा क्या करना चाहिए, संगठित किया जाना चाहिए। फिर तीसरा, उत्पादों का एकत्रीकरण। ये देखिए एकत्रीकरण लिखा हुआ। एकत्रीकरण का मतलब क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए मैं बहुत छोटा काश्तकार हूं, जो भी पैदा कर रहा हूं, तो क्या उसको मैं बाजार तक अपनी आय के आधार पर अच्छे ढंग से पहुंचा पाऊंगा? नहीं। तो ऐसे में क्या करना है, बहुत से छोटे उत्पादकों के उत्पाद को एक स्थान पर लाना एकत्रीकरण कहलाता है। इससे, और यही आपको करना है, इससे पर्याप्त मात्रा, छोटे छोटे सब इकट्ठा होकर पर्याप्त मात्रा में आपको उत्पाद उपलब्ध करा देते हैं। उनकी गुणवत्ता की जांच भी आप वहां कर सकते हैं और बड़े खरीदारों से सीधे संपर्क करके आप इसको बेच सकते हैं। तो तीसरा करना है उत्पादों का एकत्रीकरण। और चौथा चरण क्या करना है, आप अगली स्लाइड पे जाएंगे तो जो चौथा है आपके सामने, साझा अवसंरचना, यानी आपको कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। यानी हर किसान अपना अलग कोल्ड स्टोरेज, परीक्षण प्रयोगशाला या प्रसंस्करण संयंत्र नहीं लगा सकता, इसलिए क्लस्टर में साझा सुविधाएं बनाई जाती हैं। संग्रह का केंद्र हो, शीतगृह हो, दुग्ध शीतलीकरण केंद्र हो, पैक हाउस हो, परीक्षण प्रयोगशाला हो, प्रसंस्करण इकाई हो, परिवहन सुविधा हो, कुछ भी। और फिर इसके बाद आता है चरण 5। स्वाभाविक है चरण 5। और चरण 5 में क्या होता है, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, वित्त और बीमा। यानी केवल मशीन खरीदने के लिए ऋण देना पर्याप्त नहीं है, उद्यम को रोजमर्रा का व्यवसाय चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बैंक
ऋण, बीमा, ऋण गारंटी, डिजिटल भुगतान, वित्तीय प्रबंधन, इन सबको क्लस्टर से जोड़ा जाएगा। और फिर चरण 6 होता है कौशल और प्रौद्योगिकी, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम ही नहीं। विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, तकनीकी संस्थान और निजी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, निजी प्रौद्योगिकी प्रदाता, ये क्या करें? उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, उद्यम प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग का प्रशिक्षण रूरल सेक्टर में काम करने वाले विविध क्षेत्रों को दे। और फिर उसके बाद आता है 7 यानी ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन। क्या है? मूल्य संवर्धन। क्यों? क्योंकि कच्चा उत्पाद सीधे अगर हम बेचते हैं तो किस जो भी उसके उत्पादक उनको कम कीमत मिलती है। तो वैल्यू एडिशन यानी कच्चा उत्पाद सीधे बेचने के स्थान पर स्थानीय स्तर पर ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग की जाएगी। इससे किसान केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता न रहकर मूल्य संवर्धित अर्थव्यवस्था का भागीदार भी बन जाएगा। और फिर आता है चरण 8 यानी बाजार से संपर्क, घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों। यानी उत्पाद आपका बन गया, स्थानीय बाजार, बड़े शहर, संगठित खुदरा बाजार, डिजिटल वाणिज्य यानी ई कॉमर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया, आई होप आप समझ गए। ये है रूरल इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, इसी को बनाने की बात कही गई। अगर हम इसको बना लेते हैं तो फिर इससे क्या क्या होगा, यहां पर वही बताया गया है। यानी बड़े पैमाने पर काम करने के फायदे होंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना, वही सारी चीजें, वैल्यू एडिशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल होगा। तो ये सब बस, बाकी और कुछ भी नहीं, बाकी आप पढ़ लेंगे, इतना ही होगा। और 8 चरणों में हमें इसको पूरा करना, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? तो हमारे सामने इस चीज को इंप्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि संस्थागत तालमेल नहीं है, एफपीओ वगैरह बहुत बेहतर ढंग से अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, बाजार तक पहुंच एक बहुत बड़ा इश्यू है, फाइनेंस एक बहुत बड़ा इश्यू है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां है, स्किल मिसमैच है, गवर्नेंस का चैलेंज है, बस ये सारी चीजें। ठीक है, तो बस अब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसकी आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक आध दिन इस समय थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बाकी वो मिल जाता है। अब अगला टॉपिक आता है, ये भी बड़ा मजेदार विषय है, जरा मैं इसको आप जरा सिविल सर्विसेज इनसाइट जरा देखिए, ये मुद्दा क्या है जिसकी वजह से मैं इसको आपके समक्ष रख रहा हूं, जरा इसको देखिए, मजा आएगा, छोटा सा टॉपिक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ के। ठीक है, मतलब जो मुद्दा है इसको आप ऐसे समझिए, और बिल्कुल विज्ञान के लिए फंड कहां से आएगा, बहुत अंदर आपको इसमें घुसना नहीं है, मैं जितना बोलूंगा बस उतना ही आपको पढ़ करके इसको स्किप कर देना है, इसमें बहुत ज्यादा घुसना नहीं है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए फिर बताता हूं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए धन जुटाने में भारत की चुनौती सिर्फ सरकारी खर्च की कमी नहीं, बल्कि संसाधनों का सही इस्तेमाल ना होना, बहुत ज्यादा सरकारी नियम और प्राइवेट सेक्टर की कम भागीदारी भी है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, यानी हम जो आर एन डी रोते हैं, तो केवल मतलब ठीक है, हमारी सरकार की तरफ से आर&डी पर जीडीपी का कम खर्च किया जाता है, लेकिन जितना खर्च किया जाता है उसको भी हम बेहतर ढंग से यूटिलाइज नहीं करते। तो ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, और फिर प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी लेकर के पूछ रहा है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर का रोल अब बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक तो सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये पूरा आपके सामने सिलेबस है, जहां से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एथिक्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे सरकारी संस्थानों एवं निजी संस्थानों में जो नैतिक चिंता एवं दुविधा है वो क्या है, अभी आपको बताते हैं। यानी जैसे अपने क्षेत्र में सुधार ना करके दूसरा कोई क्षेत्र अगर सुधार कर रहा हो तो वहां से लाभ लेने की आकांक्षा, ये वर्तमान में सरकारी एवं निजी दोनों संस्थानों में चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। अब वो कैसे है अभी आप विस्तार से समझेंगे। देखिए, आपके ऊपर ही टाइटल लिखा हुआ, आईपीएल पर टैक्स से विज्ञान को फंडिंग, और यहां पर लिखा फ्री बोलस उद्योगों पर टैक्स। अब ये क्या है जरा समझते हैं। सबसे पहले यही मुद्दा,
हाल ही में भारत के एक प्रमुख शोध संस्थान से जुड़े, यानी इंडिया के एक इंडिया का एक फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे जुड़े एक शिक्षाविद ने सुझाव दिया कि आईपीएल जो होता है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का, उस पर एक स्पेशल टैक्स लगाया जाए, विशेष टैक्स लगाया जाए। और उनका कहना था कि इससे लगभग 1500 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे और यही पैसा भारत में साइंटिफिक रिसर्च को दे दिया जाए, इनका कहना था। ठीक है, तो इनका भी कहना अपना ठीक था कि भाई रिसर्च के लिए फंड कहां से है, तो आईपीएल से उठा लिया जाए। तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना, भाई इनकी भी अच्छी सोच है। लेकिन जो एडिटोरियल में लिखा गया है, एडिटोरियल राइटर के द्वारा, वो भी एक अच्छी चर्चा है। तो कभी कभी कुछ चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में ना आए तो भी सीखने के लिए, कि अब आपके मन में आना चाहिए कि जो ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए में मिल जाएगा आईपीएल पर टैक्स लगा करके, और इससे हम साइंस की फंडिंग करेंगे, रिसर्च की फंडिंग करेंगे, तो क्या ये पूर्णतः सही है? यानी प्रथम दृष्टया तो आपको सही लगेगा। तो वही चीज, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया कि इस प्रकार की चर्चाएं होनी चाहिए कि अगर कोई एक बहुत अच्छा कर रहा है तो क्या उसका सारा पैसा हम खींच लें, या हमें कुछ संतुलित रवैया अपनाना होगा। तो इसी प्रश्न के जवाब में, यानी इसी सुझाव के जवाब में, मैं कहना चाहूंगा प्रश्न नहीं, इसी सुझाव के जवाब में यह संपादकीय लिखा गया। और इनका मूल प्रश्न है कि क्या आईपीएल, सिनेमा, मनोरंजन जैसे तथाकथित फ्रीबोलस इंडस्ट्रीज, यानी कम आवश्यक समझे जाने वाले उद्योग, फ्रीबोलस का मतलब कम आवश्यक समझे जाने वाले उद्योग, तो इनका प्रश्न था कि क्या आईपीएल, सिनेमा और मनोरंजन जैसे तथाकथित फ्रीबोलस इंडस्ट्रीज यानी कम आवश्यक समझे जाने वाले उद्योगों पर टैक्स लगाकर विज्ञान को फंड करना सही नीति होगी? यहां दो पक्ष बनते हैं। पहला पक्ष कहता है कि आईपीएल जैसे क्षेत्रों में बहुत पैसा है, जबकि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के पास पर्याप्त धन और उपकरण नहीं है, इसलिए इन उद्योगों की कमाई का कुछ हिस्सा विज्ञान को दिया जाना चाहिए। लेकिन जो संपादकीय का लेखक है वो कहते हैं कि यह सोच अधूरी है। खेल और सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, उनके प्रसारण, विज्ञापन, पर्यटन, मतलब खेल और सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, उनसे किनको किनको लाभ होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे इनके साथ जुड़ा हुआ है, कि इनसे प्रसारण, विज्ञापन, पर्यटन, कपड़ा, भोजन और रोजगार सहित अनेक क्षेत्रों को लाभ मिलता है। तो इस वजह से आपको जीरो सम गेम नहीं खेलना चाहिए। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था जीरो सम गेम नहीं है। इसका मतलब आईपीएल की कमाई विज्ञान से छीना हुआ पैसा नहीं है। एक क्षेत्र की प्रगति के लिए दूसरे क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना आवश्यक नहीं है। तो ये यहां पर इन्होंने कहा, और इन्होंने साफ कहा अपनी तरफ से कि विज्ञान की असली समस्या, यानी जो रियल प्रॉब्लम है, वो रियल प्रॉब्लम क्या है? केवल धन की कमी नहीं, बड़ी समस्या यह है कि उपलब्ध धन, कठोर बजट नियमों, जटिल सरकारी खरीद, जीएसटी और आयात शुल्क और जेम की सीमाओं तथा निजी और विदेशी फंडिंग की कठिन प्रक्रियाओं में फंस जाता है। कई बार वैज्ञानिक जो जरूरी है वह नहीं, बल्कि जिसे खरीदने की अनुमति है वही खरीदते हैं। इसलिए पूरे संपादकीय का केंद्रीय तर्क है कि आईपीएल को दंडित करके विज्ञान को मजबूत करने के बजाय विज्ञान के लिए अस्थायी फंडिंग, खर्च की स्वतंत्रता और सरल खरीद एवं निवेश व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। यानी मुद्दा केवल विज्ञान को पैसा कहां से मिले नहीं, असली मुद्दा यह भी है कि मिला हुआ पैसा वैज्ञानिकों तक सही समय पर और सही रूप में कैसे पहुंचे। तो यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया। ठीक है, तो आरएनडी का फंड, यानी जो उपलब्ध हमारा सिस्टम है, पहले उसको हम दुरुस्त करें, यहां पर यह बात की गई है। बाकी ठीक है, इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिलेगा, इसी से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए धन जुटाने में भारत की चुनौती सिर्फ सरकारी खर्च की कमी नहीं, ये तो है ही, बल्कि जो फंड है उसको भी हम बेहतर ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये यहां पर कहा गया। आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि ये स्टेटमेंट कहां तक सही है और कहां तक सही
नहीं है। अब आते हैं अगला टॉपिक जो कि है बहुत ही प्यारा, छोटा सा आर्टिकल है हिंदू का, लेकिन बहुत 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 ही अच्छा टॉपिक है। और इसमें हम दो चीज देखेंगे, कैग की भूमिका और उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण। भारत की वन नीति में एक अहम अंतर यहां पर लिखा हुआ साफ दिखाई देता है, इसको आप पढ़िए फिर इसको ओपन करेंगे। पेड़ लगाना और वनों को फिर से बहाल करना, दोनों एक ही बात नहीं है। ग्रीन इंडिया मिशन के हालिया कैग परफॉर्मेंस ऑडिट में इस अंतर को उजागर किया गया। तो इसका मतलब यहां कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रीन इंडिया मिशन पर कैग की रिपोर्ट, बस ग्रीन इंडिया मिशन, इसमें करप्शन वगैरह भी बहुत कुछ है। तो ये मुद्दा जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं एक्चुअल में है क्या। भारत, एक वाक्य में अगर आप इस पूरे मुद्दे को समझना चाहते हैं तो एक वाक्य बस केवल ये पकड़िएगा कि भारत पेड़ तो लगा रहा है, लेकिन क्या उन पेड़ों से वास्तव में स्वस्थ जंगल भी बन रहे हैं, यह प्रश्न यहां उठाया गया। और कैग ने यही प्रश्न, भारत पेड़ तो लगा रहा है लेकिन क्या उन पेड़ों से वास्तव में स्वस्थ जंगल भी बन रहे हैं, सरकार से कैग ने अपनी रिपोर्ट में यही प्रश्न पूछ लिया। 12 अगस्त का दिन याद रखिएगा, 12 अगस्त 2026 को संसद में ग्रीन इंडिया मिशन पर, किस पर, ग्रीन इंडिया मिशन पर कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कैग ने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2015-16 से 2024-25 तक मिशन के नियोजन, धन का उपयोग, इंप्लीमेंटेशन और परिणामों की जांच की। ठीक है, तो यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया है और पूरी रिपोर्ट रखी गई। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण, सरकारी नीति। ठीक है, और उसके बाद कैग की बात हो रही है तो संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाली यूनिट यहां पर लगेगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कंफ्यूज बिल्कुल मत होगा। अब इस प्रश्न को जरा आप देखिए, प्रश्न क्या है, पेड़ लगाने को पारिस्थितिक तंत्र के संपूर्ण सुधार के बराबर नहीं आंका जा सकता। भारत की वन नीति का ध्यान पेड़ों की गिनती करने से बदलकर काम करने वाले वन पारिस्थितिक तंत्र को फिर से जीवित करने पर होना चाहिए। ग्रीन इंडिया मिशन के सामने मौजूद चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, प्रश्न आता है। और ठीक है, कैग ने चूंकि ग्रीन इंडिया मिशन की रिपोर्ट रखी है तो कैग की भूमिका क्या होती है आप देख सकते हैं। और कैग क्या करता है, सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करता है। तो अब आज के टॉपिक में क्या आप देख पा रहे हैं, कर रहा है कि नहीं सरकार की नीति की समीक्षा। तो आप कहेंगे जी हाँ सर, 100% कर रहा है कैग। 2008 में भारत सरकार ने जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC बनाया था, इसके 8 मिशन थे। इन 8 मिशनों में से एक मिशन था नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया पर ही कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है। और नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था केवल पौधे लगाना नहीं, नंबर 1 नष्ट होते जंगलों को पुनर्जीवित करना, दूसरा जंगलों की गुणवत्ता को सुधारना, तीसरा जैव विविधता और वन्यजीव आवास बचाना, चौथा मिट्टी और जल संरक्षण करना, पांचवा वन आश्रित समुदायों की आजीविका सुधारना और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला कार्बन सिंक बढ़ाना भी था। 2014 में इस स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्वीकृति मिली थी, जिसका लक्ष्य था 14 लाख हेक्टेयर में मौजूदा जंगलों की गुणवत्ता सुधारना और 14 लाख हेक्टेयर में नया वन एवं वृक्ष आवरण बनाना, अर्थात कुल लक्ष्य लगभग 28 लाख हेक्टेयर था। अब आइए जरा इसकी बखिया उधेड़ते हैं, लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। 2022 का निबंध भी याद रखिएगा, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते, और हमने कोशिश भी की, लेकिन हमारे प्रतिमान अभी कहां जा रहे हैं कैग की रिपोर्ट से, वो देखिएगा। ठीक है, आइए जरा विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर। ठीक है, पेड़ों की गिनती, जंगलों की अनदेखी, तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बातचीत है। अब कैग ने क्या पाया, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, अब कैग क्या पा रहा है जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, इसको आप जो कुछ भी हो सकता है वो सारा मैंने विस्तार से बताई दिया।
ठीक है, ठीक है, विस्तार के साथ ये देखिए सारा कुछ दिया गया है। तो यहां क्या पाया गया है याद रख, कैग ने पाया कि 14 लाख, मैं यहां पर कैग वाली बात ही सारी बता देता हूं, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे। कैग ने कहा कि 14 लाख हेक्टेयर में जंगलों की गुणवत्ता सुधारने के लक्ष्य के मुकाबले, यानी जितना लक्ष्य था 14 लाख हेक्टेयर में जंगलों की गुणवत्ता सुधारने का जो लक्ष्य रखा गया था, वो केवल 1.1% प्राप्त किया गया। या आप ऐसा समझिए कि अगर हम ओवरऑल इसको एक आंकड़े के रूप में लें तो जो भी हमारा टारगेट था, हम केवल 9% तक उसको अचीव कर पाए, 91% हम पीछे रहे। ये क्या कह रहा है ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में कि 91.87% की कमी रही है इस टारगेट को अचीव करने में, यानी जो गुणवत्ता सुधारनी थी। और नए 14 लाख नया वन भी था। 14 लाख जो नया वन बनाने की बात की गई थी, उसमें तो लगभग 97% की कमी देखी गई है, यानी 97, हमने केवल 3% से कम अचीव किया। फिर इसके बाद जांच किए गए लगभग 70% जो स्थल थे उस पर ग्रीन इंडिया मिशन के कारण कोई स्पष्ट बदलाव ही नहीं दिखाई दिया। कार्बन अवशोषण कितना हो रहा है उसका मूल्यांकन केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने किया, बाकी और राज्यों ने किया ही नहीं। अनेक स्थानों पर अकाउंटिंग, निगरानी, वार्षिक योजनाओं और उपलब्धि संबंधी आंकड़ों में कमियां मिली। तो इसका मतलब कि कैग की रिपोर्ट कहती है ग्रीन इंडिया मिशन फेल रहा है। क्या रहा है? ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है वो फेल रहा है। ग्रीन इंडिया मिशन क्या रहा? ये ग्रीन इंडिया मिशन फेल हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कैग की रिपोर्ट कह रही। ठीक है, कौन कह रहा? कैग की रिपोर्ट करी कि भैया ये तो फेल हो गया ग्रीन इंडिया मिशन। अब आप कहेंगे सर कारण क्या रहा भाई, फेल क्यों हो गया, वो भी आप बताइए। आप हम कहेंगे देखो, इस मिशन की जो मूल रणनीति थी ना बच्चों, वो थी किसकी? अभिसरण की। अभिसरण की यानी कन्वर्जेंस की। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अलग अलग योजनाओं के संसाधनों को एक लक्ष्य के लिए जोड़ना। जैसे कैंपा से धन, कैंपा से धन मिल रहा था, कैंपा स्कीम यहां मैंने बताई भी हुई है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, एक एक चीज यहां पर क्लियर है, कहीं से कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो कैंपा क्या है? ठीक है ना, एक अथॉरिटी है जो उन संस्थाओं से इकट्ठा किए गए फंड का प्रबंधन करती है जो जंगल की जमीन का इस्तेमाल जंगल के अलावा दूसरे कामों के लिए करती है। तो कैंपा से पैसा लिया, मनरेगा से लेबर लिया, ग्रीन इंडिया मिशन से वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिक योजना ली। तो इसका मतलब इस मिशन की जो रणनीति थी वो अलग अलग योजनाओं के संसाधनों को एक लक्ष्य के लिए जोड़ने पर डिपेंडेंट थी। लेकिन कैग ने क्या पाया? कैग ने पाया कि यह समन्वय उद्देश्य में तो था कि कैंपा से धन लेंगे, मनरेगा से ग्रामीण श्रम लेंगे, ग्रीन इंडिया मिशन से वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिक योजना लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इस प्रिंसिपल को ये लागू नहीं कर पाए। यानी कैग ने पाया कि यह समन्वय जमीन पर नहीं बन पाया। ठीक है, ये सारी बात। और इसी वजह से मतलब एक समस्या हुई। समस्या का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं कि मान लीजिए धन मिलना था कैंपा से 10 रुपया, तो धन मिला केवल 1 रुपया। आई होप आप समझ गए। तो समस्या धन की भी थी, लेकिन केवल धन की नहीं थी, समस्या और भी थी। धन प्लस कमजोर योजना प्लस विभागों में समन्वय की कमी प्लस पैसा मिला भी तो देर से, गलत क्षेत्रों का चयन और कमजोर निगरानी। ठीक है ना, तो बस। तो कैग क्या करता है, कैग की रिपोर्ट वगैरह कभी कुछ पूछे तो आप इसको वहां पर डाल सकते हैं, बाकी और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ग्रीन इंडिया मिशन पर कुछ आए तो भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और कैग की जो भूमिका है, अगर उस पर भी कोई प्रश्न आपसे पूछे तो आप इस टॉपिक का उपयोग कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर कैग की भूमिका थोड़ा सा समझा देंगे, ठीक है भाई समझा देते हैं। देखो, कैग क्या करती है? कैग सरकार की योजनाओं और सार्वजनिक धन का स्वतंत्र संवैधानिक लेखा परीक्षक है।
इसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं जनता के धन का प्रहरी। सिंपल सी बात। कैग का संवैधानिक आधार आप कहेंगे सर हमें पता है, आर्टिकल 148, यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उसे हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कठिन, यानी इसके पद की स्वतंत्रता की पूरी चिंता की गई है। और यह विषय आप सबको यहाँ पर देखिए प्रश्न के रूप में मैंने दिया भी है कि भाई 2 प्रश्न आ चुके हैं कैग की भूमिका को लेकर के, कैग के पद को लेकर के। आप यहाँ से देखिएगा क्या है, कैग की भूमिका और कैग के पद को लेकर के, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 1 मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं तो ये आपको बहुत बढ़िया से यही समझ में आ जाएगा और मजा आ जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती, क्या यही है। व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है। यानी उसको जो शक्तियां दी गई उससे पता लगता है कि कैग की भूमिका संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या भूमिका है और क्या शक्तियां दी गई, यही तो बता रहा हूं। तो कैग क्या है, जनता के धन का प्रहरी है, यही उसकी अत्यावश्यक भूमिका है। और क्योंकि वह जनता के धन का प्रहरी है इसलिए उसको शक्ति दी गई है कि नियुक्त उसकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, उसे हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कठिन है। ठीक है, और फिर आपको आगे के सारे फैक्ट पता है। आर्टिकल 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियां, आर्टिकल 150 केंद्रीय एवं राज्यों के खातों का प्रारूप राष्ट्रपति, ठीक है ना, कैग की सलाह पर निर्धारित करते हैं, ये सारी बातें। आर्टिकल 151 यानी केंद्र संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्य संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल को कैग देता है, फिर उसे संसद या राज्य विधानमंडल में रखा जाता है, जैसे कि ये रिपोर्ट रखी गई। ठीक है, तो कैग की शक्तियां क्या है। ऑडिट के अधीन सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है। अब जरा इधर आइएगा शक्तियों वाले प्रश्न पर। संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करना अपने स्वयं की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होता है। यानी क्या वो सरकार की नीति की जब परीक्षा करती है तो वो अपने अधिकार से आगे निकल जाती है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो उसको बनाया ही गया कि सरकार की नीति की समीक्षा के लिए। तो कैग की शक्तियां पढ़ के इस प्रश्न को आप समझ जाएंगे। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कैग की शक्तियां जैसे ऑडिट के अधीन सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करता है, सरकारी लेन देन की जांच करता है, अधिकारियों से प्रश्न पूछता है, रिकॉर्ड फाइलें और दस्तावेज चेक करता है, मांग सकता है, ऑडिट का विस्तार और तरीका वो स्वयं तय करता है, सरकारी आय व्यय, कंपनियों, निगमों और सरकारी सहायता पाने वाली संस्थाओं को ऑडिट कर सकता है। तो ये सारी बातें, ठीक है। और अब आप कहेंगे सर ये जो ग्रीन इंडिया मिशन की ऑडिटिंग थी ये किस प्रकार की ऑडिट में आएगा? तो ये फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कहा जाएगा। ये जो ग्रीन इंडिया, ये परफॉर्मेंस ऑडिट था। यानी कैग ने केवल यह नहीं पूछा कि पैसा नियम के अनुसार खर्च हुआ या नहीं, इसे कहते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये तो पूछा ही पूछा, उसने यह भी पूछा जिस उद्देश्य के लिए पैसा खर्च हुआ क्या वह उद्देश्य वास्तव में पूरा हुआ। तो परफॉर्मेंस ऑडिट पर भी यह जो है कैग की रिपोर्ट थी। परफॉर्मेंस ऑडिट में जिसे हम पीए कहते हैं, इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला इकोनॉमी, संसाधन उचित लागत पर मिले या नहीं। दूसरा एफिशिएंसी, यानी संसाधनों का सही उपयोग हुआ या नहीं। और तीसरा इफेक्टिवनेस, यानी योजना ने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं। अब आता है कि इसकी शक्तियों में कि क्या कैग सरकार को दंड दे सकता है? नहीं। बहुत महत्वपूर्ण यूपीएससी ट्रैप है जो आपको ध्यान में रखना है। कैग किसी मंत्री या अधिकारी को जेल नहीं भेज सकता, योजना रद्द नहीं कर सकता, स्वयं धन की वसूली नहीं कर सकता, सरकार को कानूनी आदेश नहीं देता। कैग केवल फैक्ट यानी तथ्य सामने रखता है, उसकी रिपोर्ट संसद में जाती है, फिर उसकी रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों से उत्तर मांगती है तथा सुधार की सिफारिश करती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कैग के बारे में पूरा का पूरा जो कार्रवाई होती है, यानी सरकार ने धन खर्च किया, कैग ने जांच की, रिपोर्ट पार्लियामेंट यानी संसद में आई, फिर पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी पीएसी ने जवाबदेही तय की किसकी है और सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई इसके बाद उस पर करनी होती है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको पढ़ना। तो आज ये आपके सामने टॉपिक कंप्लीट होता है जिसकी आप खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर इसका
आपको क्वेश्चन दिया गया, इसकी आंसर लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसका आंसर मैं शेयर कर दूंगा। अब आता है झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सोरेन ने अहम परीक्षाएं रद्द कर दी। तो इसमें केवल कुछ बातें मैं आपसे कहूंगा एक कविता के माध्यम से, जिससे आप समझ सकें विद्यार्थियों के दर्द को, और शायद किसी के भी हृदय में ये एक बड़ा परिवर्तन होगा अगर वो विद्यार्थियों के दर्द को समझे। तो खबर क्या है आप सबको अच्छे से पता है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध विद्यार्थी 24 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। बढ़ते विरोध के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो भी JSSC CGL परीक्षा थी उसको रद्द करने की घोषणा कर दी। एक कंपनी जो ये परीक्षा आयोजित करती थी, TDPL यानी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी थी, TDPL द्वारा 2014 से कराई गई परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए सुधार समिति गठित की। तो ये पहल रही, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंदोलन सफल रहा। हालांकि विद्यार्थी कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग पर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। अर्थात यह केवल परीक्षा रद्द होने की खबर नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के संगठित संघर्ष द्वारा व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की खबर। तो यहां पर एक कविता मैंने बनाई है, वो आप बस सुन लीजिएगा। उसके बाद तुम्हारी या हम कहें तुम्हारी के बजाय तुम्हारा शोर लोकतंत्र की सांस है। वाह, बच्चों के लिए है। एक विद्यार्थी जब सड़क पर उतरता है तो वह केवल नारा नहीं लगाता, वह अपनी मां की उम्मीद, पिता की गिरवी पड़ी जमीन और अपनी उम्र का सबसे सुंदर हिस्सा सरकार की मेज पर रख देता है। लेकिन सरकारें अक्सर कान से नहीं कुर्सी से सुनती हैं। जब तक सड़कें नहीं भरती, जब तक नारों से सचिवालय की खिड़कियां नहीं कांपती, तब तक हर शिकायत एक फाइल के नीचे दम तोड़ती रहती है। यह कैसी परीक्षा है जिसमें प्रश्न से पहले ईमान लीक हो जाता है और उत्तर लिखने वाला विद्यार्थी हर बार कटघरे में खड़ा मिलता है। व्यवस्था कहती है जांच चल रही, विद्यार्थी पूछता है कब तक। व्यवस्था कहती है धैर्य रखो, विद्यार्थी पूछता है हमारी उम्र का हिसाब कौन रखेगा। हर रद्द परीक्षा सरकार की कृपा नहीं होती, वह विद्यार्थियों के संघर्ष से निकली व्यवस्था की लिखित स्वीकारोक्ति होती है कि कहीं कुछ सड़ चुका था। धन्य हो तुम विद्यार्थियों, तुमने शोर किया इसलिए सत्ता की नींव टूटी, तुमने प्रश्न पूछा इसलिए बंद दरवाजों के भीतर कुछ उत्तर खोजे गए, तुम सड़क पर आए इसलिए फाइलों में दबा सच अखबार की सुर्खी बना। याद रखो, तुम्हारा शांतिपूर्ण आंदोलन अराजकता नहीं है, यह लोकतंत्र द्वारा अपनी धड़कन जांचने का तरीका। तुम बोलते रहो क्योंकि तुम्हारे मौन की कीमत पर ही भ्रष्टाचार सबसे सस्ता होता है। तुम पूछते रहो क्योंकि जिस दिन विद्यार्थी प्रश्न पूछना छोड़ देगा उस दिन परीक्षा तो होगी लेकिन लोकतंत्र अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो ये आज के टॉपिक रहे मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा और विस्तार से कक्षाएं 2 से 3 दिन में जब मैं वापस आऊंगा फिर उसके बाद हम लोग विस्तार से, यानी जैसे पहले की क्लासेस होती थी उसी प्रकार से मैं क्लासेस आपकी लेता रहूंगा। तो भारत को न्योता मिल गया नासा के नेतृत्व में होने वाले मून बेस प्रोग्राम में। बस इतना याद रखना है, मून बेस प्रोग्राम में। तो अंतरिक्ष अन्वेषण पर मैंने एक प्रश्न बनाया। हम लोग बहुत कुछ इस पर पढ़ चुके हैं इसलिए इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। प्रीलिम्स का आर्टेमिस मिशन के ऊपर है, तो नासा का आर्टेमिस मिशन मैंने आपको विस्तार से इस पर बहुत बारीक कराया भी है। ठीक है, तो बस उसको आप स्वयं पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा बताने की जरूरत नहीं। भारत को आमंत्रण मिला है आर्टेमिस में और यही आपको पढ़ना है, तो उसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और बाकी थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, लगे रहें, खूब मेहनत करें और जहां भी मेरी आवश्यकता आपको महसूस हो जरूर मेरे साथ कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार। जो भी बच्चे कनेक्ट करना चाहें ये फ़ोन नंबर है जिनसे आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।